हाय एवरीवन, दिस इज़ कीर्ति तिवारी एंड आज हम डिस्कस करेंगे अर्नेस्ट हेमिंगवे। इनका पूरा नाम है अर्नेस्ट मिलर हेमिंगवे, जो कि एक अमेरिकन नोवेलिस्ट हैं, जर्नलिस्ट हैं। आज की इस वीडियो में हम वो सारे एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे जो हाल ही में हुए एग्जाम्स में अर्नेस्ट हेमिंगवे पर पूछे गए हैं, जिससे कि हमें एक ओवरऑल आइडिया लग जाएगा कि हमें हेमिंगवे के कौन कौन से वर्क पर मेनली फोकस करना है, जिनसे क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। सो यहाँ पर आप लोगों के लिए पहला पॉइंट है, व्हेन डिड हेमिंगवे रिसीव द नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर। लिटरेचर के लिए इन्हें नोबेल प्राइज मिला था, किस ईयर में मिला था ये आपको बताना है। आपके ऑप्शंस हैं यहाँ पर 1952, 1954, 1956 एंड 1958। किस ईयर में मिला था? सो इन 1954 हेमिंगवे रिसीव्ड द नोबेल प्राइज़ फॉर लिटरेचर। 1954 में इन्हें नोबेल प्राइज़ मिला था लिटरेचर के लिए। और ये मिला किसके लिए था? इनका जो मोस्ट फेमस वर्क है द ओल्ड मैन एंड द सी, इसके लिए इन्हें नोबेल प्राइज़ दिया गया था। ठीक है ना। The Nobel Prize in Literature 1954 was awarded to Ernest Miller Hemingway for his mastery of the art of narrative, most recently demonstrated in The Old Man and the Sea, and for the influence that he has exerted on contemporary style. Next है question number 2. What was the original title of Hemingway novel The Old Man and the Sea? इनका ये जो नोवेल है The Old Man and the Sea, इसका ओरिजिनल टाइटल क्या था ये आपको बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोगों के ऑप्शंस हैं फीस्टा, द असिस्टेंट, द सी इन बीइंग, अ फेयरवेल टू आर्म्स। कौन सा इनमें से कौन सा है जो इसका ओरिजिनल टाइटल था? द सी इन बीइंग वॉज द ओरिजिनल टाइटल ऑफ हेमिंगवे नोवेल द ओल्ड मैन एंड द सी। ठीक है, ये इनकी ट्रायलॉजी थी द सी, जिसके 3 पार्ट हैं। फर्स्ट पार्ट था द सी व्हेन यंग, द सी व्हेन एब्सेंट, द सी इन बीइंग। तो ये जो ओल्ड मैन एंड द सी है, ये इनकी ट्रायलॉजी का 3rd पार्ट है, जिसका ओरिजिनल टाइटल था द सी इन बीइंग। ओके, सो द राइट आंसर इज सी। नेक्स्ट है 3. हु इज द सेंट्रल कैरेक्टर इन हेमिंगवे नोवेल द ओल्ड मैन एंड द सी। इनका ये जो नोवेल, ये बहुत इंपॉर्टेंट नोवेल है, मोस्टली क्वेश्चन इससे आते हैं। इनका ये जो नोवेल है द ओल्ड मैन एंड द सी, इसका सेंटर कैरेक्टर बताना है कौन है। ऑप्शंस हैं आपके सैंटियागो, मार्लिन, मैनोलिन या फिर नन ऑफ दीज। सो सैंटियागो इज द सेंट्रल कैरेक्टर इन हेमिंगवे नोवेल द ओल्ड मैन एंड द सी। ठीक है, ये इनका मोस्ट इंपॉर्टेंट नोवेल है, इसी के लिए इन्हें पुलिट्जर प्राइज भी मिला था, जो कि 1952 में ये पब्लिश हुआ था। 1953 में इसके लिए इन्हें पुलिट्जर प्राइज़ मिला। 1954 में इसी वर्क के लिए इन्हें नोबेल प्राइज़ भी दिया गया। मोस्टली जो क्वेश्चंस हैं वो इसी वर्क से इनके पूछे गए हैं। ठीक है, तो इसकी जो समरी है वो कंप्लीट पता होनी चाहिए, और इसके जो करेक्टर हैं, ठीक है, तो ज़्यादा करेक्टर नहीं है इसमें। नेक्स्ट है 4. हु इज़ सैंटियागोज मॉडल इन द ओल्ड मैन द सी। ठीक है, इसमें इनका मॉडल कौन है, किसको ये अपना इंस्पिरेशन मानते हैं? अफ्रीकन लॉयंस, जॉय द मैगियो, येलो लॉयंस, मैनोलिन। किसे इंस्पिरेशन वो अपने मानते हैं इस नोवेल के अंदर? सो जॉय द मैगियो इज सैंटियागोज मॉडल इन द ओल्ड मैन एंड द सी। ठीक है, जॉन द मैगियो क्या है? एक प्लेयर है, तो इसे वो अपना मॉडल मानते हैं, क्योंकि जो जॉन द मैगियो है, इनके जो फादर थे वो भी एक फिशरमैन थे लाइक सैंटियागो, और इनका जो बैकग्राउंड था वो पुअर था, क्योंकि सैंटियागो भी क्या है? पुअर है, तो वो इन्हें अपना मॉडल मानते हैं। नेक्स्ट है 5. नेम ऑफ द राइटर हु हैज़ रिटन फॉर हुम द बेल टोल्स। ठीक है, आपको नाम बताना है राइटर का जिसने ये वर्क लिखा है फॉर हुम द बेल टोल्स। ऑप्शंस हैं आपके विलियम फॉकनर, अर्नेस्ट हेमिंगवे, मार्क ट्वेन, स्कॉट फिट्जराल्ड। सो अर्नेस्ट हेमिंगवे इज द राइटर ऑफ दिस वर्क फॉर हुम द बेल टोल्स। इस वर्क के जो राइटर हैं वो है अर्नेस्ट हेमिंगवे, और इनका वर्क ही आया था 1940। ठीक है, जो कि स्पेनिश वॉर पे बेस्ड है ये। नेक्स्ट पॉइंट है 6.
In the sun also rises, having filtered through several sexual license, Lady Bret Ashley finally chooses. यानी ये जो लेडी ब्रेट एस्ले है, ये फाइनली चूजेस, ये किसे लास्ट में चूज करती है. यानी सन ऑल्सो राइजेस में ये जो करेक्टर है लेडी ब्रेट एस्ले, ये एक प्रोमिस्क्यूस करेक्टर है. ये एक ऐसा मतलब पर्सन होता है जो बहुत सारे सेक्सुअल अफेयर में इन्वॉल्व रहता है. तो इसके बहुत सारे अफेयर हैं, एक ही साथ कई सारे लोगों के साथ इसके अफेयर रहते हैं. तो फाइनली ये किसे चूज़ करेगी इस नोवेल के अंदर, ये बताना है आपको. ऑप्शंस हैं आपके. ऑप्शन नंबर 1, रोमेरो अ यंग स्पेनिश मैटाडोर, क्लीमेंजो अ पर्सियन सेफ, निक एडम्स, लेफ्टिनेंट फ्रेडरिक हेनरी. सो ये रोमेरो को लास्ट में चूज करती है. तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ए. नेक्स्ट पॉइंट है 7, यंग निक एडम इज अ करेक्टर ऑफ हेमिंग्सवे नोवेल. यंग एडम मतलब निक एडम इनके कौन से नोवेल का करेक्टर है? तो ये एक फिक्शनल करेक्टर है जो ये जो हेमिंग्वे हैं उनके द्वारा ये क्रिएट किया गया. निक एडम एक फिक्शनल करेक्टर है जो इनकी कम से कम 2 दर्जन और उससे भी ज़्यादा स्टोरीज़ के अंदर ये मेन करेक्टर रहता है. ठीक है. तो आपके ऑप्शंस हैं, अब फेयरवेल टू आर्म्स, इन अवर टाइम्स, द सन ऑल्सो राइजेस, टू हैव और हैव नॉट. सो द राइट आंसर इज इन अवर टाइम. इसमें ये मेन करेक्टर है. ठीक है. ये इनका जो है शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन है जो कि पब्लिश हुआ था 1925 में. फर्स्ट टाइम ये 1925 में पब्लिश हुआ था, जबकि ओरिजिनली ये पेरिस में 1924 में पब्लिश हुआ था. ठीक है. अब फेयरवेल टू आर्म्स इनका जो नोवेल है ये आया 1929 में. ठीक है. इन अवर टाइम मैंने बता दिया 1925 में. द सन ऑल्सो राइजेज ये इनका फर्स्ट नोवेल है विच केम इन 1926 में आया ये. एंड टू हैव और हैव नॉट ये भी इनका नोवेल है. नेक्स्ट पॉइंट है 8, कैथरीन बार्कले इज ए करेक्टर इन. कैथरीन बार्कले किस नोवेल की करेक्टर है आपको बताना है. आपके ऑप्शंस हैं, अ फेयरवेल टू आर्म्स, मैन विदाउट वुमेन, द सन ऑल्सो राइजेज, एब्सलम. सो कैथरीन बार्कले इज ए करेक्टर इन अ फेयरवेल टू आर्म्स. ए फेयरवेल टू आर्म्स की ये हीरोइन है. सो द राइट आंसर इज ए. और ये इनका जो नोवेल है ये आया था 1929 में, जो कि बेस्ड है, इसकी जो थीम है वो है लव एंड वॉर इसकी थीम है और इसकी सेटिंग है इटली. ठीक है. नेक्स्ट है UPPGT 2021 में ये पूछा गया है क्वेश्चन. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट. इनमें से कौन सा वर्क है जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा नहीं लिखा गया है? ठीक है. आपके ऑप्शन है मूवेबल फीस्ट, होम बरियल, स्टॉपिंग बाई बोट्स ऑन ए स्नोई इवनिंग, अ बॉयज विल्स. ठीक है. तो ये जो तीनों वर्क हैं BCD, ये तीनों की तीनों जो वर्क हैं ये रॉबर्ट फ्रॉस्ट के हैं. और ये जो मूवेबल फीस्ट है ये अर्नेस्ट हेमिंग का वर्क है. ठीक है. ये रॉबर्ट फ्रॉस्ट का नहीं है. सो द राइट आंसर इज ए. मूवेबल फीस्ट इनका 1964. ठीक है. 1964 में ये पब्लिश हुआ था. ठीक है. इसकी जो स्पेशल बात है वो ये है कि ये पोस्टुमसली पब्लिश हुआ था, क्योंकि जो ऑथर की जो डेथ है वो हो जाती है 1961 में. ठीक है. 1961 2 जुलाई को इनकी डेथ हो जाती है, मतलब अपने आप को ही सुसाइड कर लेते हैं, है ना. और ये इनका जो ये जो मूवेबल फीस्ट है ये पब्लिश होता है, इसकी पब्लिशिंग ईयर है 1964, यानी डेथ के बाद ये पब्लिश होता है. ठीक है. ये है इसका एक्सप्लेनेशन. अ मूवेबल फीस्ट इज नॉट रिटन बाय फ्रॉस्ट, इट इज रिटन बाय अमेरिकन ऑथर अर्नेस्ट हेमिंग्वे. इट वाज पब्लिश्ड पोस्टुमसली. द मेमोयर कंसिस्ट ऑफ वेरियस पर्सनल अकाउंट बाय हेमिंग्वे. इसमें बहुत सारे मेमोयर का ये कलेक्शन है, यानी ये इनका फेमस मेमोयर है. यानी ये वर्क इनका एक मेमोयर है जिसमें बहुत सारी जो इनकी मेमोरी हैं उनका कलेक्शन मिलता है. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, जैक वांस इज द नरेटर इन
यानी इनके कौन से नोवेल में ये नैरेटर है? आपके ऑप्शंस हैं इन आवर टाइम, मैन विदाउट वुमेन, अ मूवेबल फीस, द सन ऑल्सो राइजेस। सो द राइट आंसर इज डी, द सन ऑल्सो राइजेस। सन ऑल्सो राइजेस में जैक वाक्स क्या एक नैरेटर है। नैरेटर मतलब जो स्टोरी को नरेट करता है, नरेट करने वाला होता है नैरेटर। ठीक है, ये एक एक्सपेक्ट्रिएट है, यानी जो अमेरिका से आया है और पेरिस में क्या है, एक काम करता है न्यूज़पेपर में, जो इस नोवेल को नरेट करता है, जो कि आया था इनका 1926। फर्स्ट नोवेल है अर्निंग हेमिंगवे का। ठीक है, सो राइट आंसर इज डी। नेक्स्ट पॉइंट है विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क इज नॉट रिटेन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। इनमें से कौन सा वर्क है जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा नहीं लिखा गया है? ऑप्शंस हैं आपके टू ट्रैम्प इन मड टाइम, द डेथ ऑफ द हायर्ड एम, द हिल वाइफ, ग्रीन हिल्स ऑफ अफ्रीका। सो ग्रीन हिल्स ऑफ अफ्रीका, ग्रीन हिल्स ऑफ अफ्रीका is not written by Frost. It is written by Ernest Hemingway. So the right answer is D. ठीक है, ये इनका 1935 में पब्लिश हुआ था, ग्रीन हिल्स ऑफ अफ्रीका। यूपी पीसीटी 2021 में आया है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। व्हेन हेमिंगवेज नोवेल द ओल्ड मैन एंड द सी बिगिंस, हाउ मैनी डेज हैड इट बीन सिंस सैंटियागो लास्ट कॉट अ फिश। ठीक है, इस नोवेल के अंदर जो ओल्ड मैन है, जो क्यूएन फिशरमैन है सैंटियागो, उसको फाइनली मतलब कितने दिन लग जाते हैं एक फ़िश को पकड़ने में। तो यहाँ पर ये है कि इसको इस नोवेल के अंदर यही दिखाया गया है कि ये जो सैंटियागो है, इसको 84 डेज़ हो जाते हैं। 84 डेज़ तक ये कोई फिश नहीं पकड़ पाता इस नोवेल के अंदर, और फिर फाइनली इसका मजाक उड़ाया जाता है, इसको लूज़र कहा जाता है। ठीक है, इसके अंदर बस एक ही इसका जो छोटा मतलब जो मैनोलिन है वो इसका फ्रेंड है, बस वही इसको इस प्ले के नोवेल के अंदर, सॉरी बार बार प्ले आ रहा है, वो इसे सपोर्ट करता है। तो आपका जो आंसर है वो हो जाएगा सी। ठीक है, 84 डेज इसे टोटली लग जाते हैं फिश, मतलब सॉरी 84 डेज तक इसे फिश नहीं ये पकड़ पाता। ठीक है, सो सी इज द राइट आंसर। ठीक है, व्हेन हेमिंगवेज नोवेल द ओल्ड मैन एंड द सी बिगिंस, जब ये शुरू होता है 84 डेज हैड इट बीन सिंस सैंटियागो लास्ट caught a fish, it is a novella written in 1951। 1951 में से लिखा गया था एंड पब्लिश इन 1952। 1952 में से पब्लिश कराया गया। अर्नेस्ट हेमिंगवे वन ऑफ हिज मोस्ट फेमस वर्क, ये उनका मोस्ट फेमस वर्क है, मतलब बहुत सारे में से। इट टेल्स द स्टोरी ऑफ सैंटियागो एंड एजिंग क्यूबन फिशरमैन, ये ना एक स्टोरी बताता है सैंटियागो की, जो कि क्यूबन फिशरमैन है, हु स्ट्रगल विद डिजाइन टू मार्लिन, जिसका स्ट्रगल रहता है मार्लिन के साथ, जो कि फिश है, फोर आउट इन द गल्फ स्ट्रीम ऑफ द कोस्ट ऑफ क्यूबा। ठीक है, यहाँ पे ये मिस प्रिंट हो गया, गल्फ नहीं है गल्फ है। नेक्स्ट है 13, द शॉर्ट स्टोरी द स्नो ऑफ किलिमंजारो इज रिटन बाय, ये शॉर्ट स्टोरी है स्नो ऑफ किलिमंजारो, जिसे लिखा गया है, ऑप्शंस हैं आपके ओ हेनरी। ठीक है, ओ हेनरी भी एक शॉर्ट स्टोरी राइटर हैं। ऑस्कर वाइल्ड, अर्नेस्ट हेमिंगवे, मार्क ट्वेन। तो इसे अर्नेस्ट हेमिंग के द्वारा लिखा गया है। सो द राइट आंसर इज सी, अर्नेस्ट हेमिंगवे। और लिखा कब था उन्होंने? 1936। नेक्स्ट है 14, अर्नेस्ट हेमिंगवे वॉज अवॉर्डेड दी डैश इन 1954। 1954 में इन्हें किससे नवाजा गया? पुलिट्जर प्राइज से, मैक्सा अवार्ड, नोबेल प्राइज, बुकर प्राइज। सो अर्नेस्ट हेमिंगवे वॉज अवॉर्डेड दी नोबेल प्राइज इन 1954। 1954 में इन्हें नोबेल प्राइज मिला था एंड मैंने बता दिया द ओल्ड मैन एंड द सी, इसी नोबेल के लिए इन्हें ये प्राइज दिया गया था। एंड इन्हें पुलिट्जर प्राइज भी दिया गया है, यानी पुलिट्जर प्राइज विनर है, ये नोबेल प्राइज विनर है, ये इन्हें मिला था 1953 में। ठीक है, नेक्स्ट है 15, व्हाट इज द नेम ऑफ द फिशरमैन इन हेमिंगवे नोवेल द ओल्ड मैन एंड द सी। ठीक है, नाम क्या है फिशरमैन का? हेमिंगवे की जो नोवेल है द ओल्ड मैन एंड द सी, इसमें उस फिशरमैन यानी इस नोवेल का जो हीरो है उसका नाम बताना है। सेंटियानो, सेंटियागो, सेंटियागो और सेंटियानो।
So Santiago is the name of the fisherman in Hemingway novel The Old Man and the Sea. So the right answer is B, Santiago इसका नाम है। ठीक है, यूकेपीएससी लेक्चरर मेन 2020 में ये आया है। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पर 16, विच नोवेल बाय अर्नेस्ट हेमिंगवे वॉज सेट ड्यूरिंग द इटालियन कैंपेन ऑफ वर्ल्ड वार। कौन सा नोवेल है अर्नेस्ट हेमिंगवे का जिसकी सेटिंग इटालियन कैंपेन वर्ल्ड वार फर्स्ट, यहाँ पर इसकी सेटिंग रखी गई है इटालियन कैंपेन में। ऑप्शन है आपके अ फेयरवेल टू आर्म्स, द ओल्ड मैन एंड द सी, विनर टेक नथिंग, टू हैव एंड हैव नॉट। ठीक है, तो ए फेयरवेल टू आर्म्स, ए फेयरवेल टू आर्म्स इनका नोवेल है विच केम इन 1929। इसकी जो सेटिंग है वो इटालियन मतलब इटली में रखी गई है। ठीक है, ड्यूरिंग वर्ल्ड वार फर्स्ट। सो द राइट आंसर इज ए। ठीक है, DSSB PGT मेल 2021 फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था ये वाला क्वेश्चन। नेक्स्ट है 17, द ओल्ड मैन एंड द सी रिकाउंट द एडवेंचर ऑफ। ओल्ड मैन एंड द सी में किसके एडवेंचर को बताया गया है? मैनोलिन, जॉय द मैग्यू, सैंटियागो, नन ऑफ दीज। किसके एडवेंचर को ये रिकाउंट करता है नोवेल? सो सैंटियागो के जो एडवेंचर है उसका जो स्ट्रगल है वो इस नोवेल के अंदर बताया गया है कि कैसे वो 84 डेज तक उसको कोई फिश नहीं मिलती है, देन फिर भी वो हिम्मत नहीं हारता और लगा रहता है एंड फाइनली वो अब एक फ़िश को पकड़ लेता है। सो द राइट आंसर इज सी, सैंटियागो। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18, हेमिंगवे कोड हीरो सैंटियागो अपीयर्स इन। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन इस नोवेल से आए हैं। अब यहाँ पर भी वही क्वेश्चन है कि हेमिंगवे का जो कोड हीरो सैंटियागो है वो किस नोवेल के अंदर अपीयर होता है। ठीक है, MP असिस्टेंट प्रोफेसर 2017 में देखो ये पूछा है। तो ऑप्शंस हैं यहाँ पे आपके द ओल्ड मैन एंड द सी, फॉर होम द बेल टोल्स, द सन ऑल्सो राइजेस, फेयरवेल टू आर्म। तो पहला ही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, द ओल्ड मैन एंड द सी। ठीक है, इसका हीरो है सैंटियागो। नेक्स्ट है 19, सैंटियागो इज द कैरेक्टर डिस्क्राइब्ड बाय। ठीक है, सैंटियागो फिर से वही है, सैंटियागो। सैंटियागो कैरेक्टर है जिसे डिस्क्राइब किया गया है, GIC लेक्चरर 2018 में आया है। ओ हेनरी ने इसे डिस्क्राइब किया है, हेमिंगवे ने, रस्किन बॉन्ड, नन ऑफ दिस। ऑफ कोर्स वी नो अर्नेस्ट हेमिंगवे described Santiago in The Old Man and the Sea. So the right answer is B, अर्नेस्ट हेमिंगवे। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 20, विच वॉज द फर्स्ट शॉर्ट स्टोरी? फर्स्ट शॉर्ट स्टोरी रिटन बाय अर्नेस्ट हेमिंगवे। कौन सी फर्स्ट शॉर्ट स्टोरी है अर्नेस्ट हेमिंगवे की? अप इन मैकिगन, इंडियन कैम्प, द एंड ऑफ समथिंग, द बटलर। So, Up in Mackigan is the first story written by Ernest Hemingway. So, the right answer is A. Next है 21. 21 है, at the start of the winter came the permanent rain and with the rain caused the cholera, but it was checked and in the end only 7,000 died of it in the army. In which novel do these lines occur? यानी कौन से नोवेल से ये लाइंस ली गई हैं आपको बताना है। आपके ऑप्शंस हैं यहाँ पर अ फेयरवेल टू आर्म्स, टोरेंट ऑफ स्प्रिंग, फॉर होम द बेल टोल्स, नन ऑफ दीज। ठीक है, सो ए फेयरवेल टू आर्म्स से ये लाइंस ली गई हैं। सो द राइट आंसर इज ए, विच केम इन 1929, जिसकी थीम है लव एंड वार और इसकी सेटिंग है इटली। नेक्स्ट है 22, इन हेमिंगवे शॉर्ट स्टोरी द कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, द कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड, पैको इज डिमिन्यूटिव ऑफ। ऑप्शंस हैं पिकैको, पिकाचू, फ्रांसिस्को, पैट्रिक। सो फ्रांसिस्को, द कैपिटल ऑफ वर्ल्ड, पैको इज डिमिन्यूटिव ऑफ, फ्रांसिस्को इज द राइट आंसर।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क इज रिटन बाय अर्नेस्ट हेमिंगवे। इनमें से कौन सा वर्क है जो हेमिंगवे के द्वारा लिखा गया है। आपके ऑप्शंस हैं फेबल, अक्रॉस द ब्लैक वाटर, फीस्टा, नन ऑफ दीज। सो फीस्टा इज रिटन बाय अर्नेस्ट हेमिंगवे, सो द राइट आंसर इज सी, फीस्टा। फीस्टा इसका क्या है, फीस्टा सन ऑल्सो राइजेस का ही दूसरा नाम है, ठीक है, जो कि आया था इनका फर्स्ट नोवेल है 1926 में। यानी कि ये जो अमेरिका है, अमेरिका में ये सन ऑल्सो राइजेस के नाम से पब्लिश हुआ था, जबकि यूके में यही नोवेल इनका फीस्टा के नाम से पब्लिश हुआ था। नेक्स्ट है 24, अ फेयरवेल टू आर्म्स बाई अर्नेस्ट हेमिंगवे इज चीफली अ स्टोरी अबाउट। फेयरवेल टू आर्म एक किसकी स्टोरी है, इनके जो नोवेल है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है इनका, इन अ रियलिस्टिक वे। तो वार एंड लव, फ्रेंडशिप ऑफ आर्मी मैन, कॉन्स्पिरेसी, कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन मैन एंड आर्म। तो ये जो स्टोरी है इसकी जो थीम है वार एंड लव, यानी ये स्टोरी वार एंड लव पर बेस्ड है। इसमें जो सोल्जर है हेनरी फ्रेडरिक और कैथरीन, इन दोनों की लव स्टोरी को दिखाया गया है, जो कि एक सोल्जर है आर्मी में, और वो जो सोल्जर का पद है वो छोड़ देता है जब वो उसके प्यार में पड़ता है। लेकिन जो प्यार की जो फ्यूटिलिटी है वो भी इसमें दिखाई गई है कि कैसे वो प्यार बहुत ही कैसे वो एंड होता है, ठीक है। सो वार एंड लव इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है 25, इन विच among the following novels did Hemingway use the term the lost generation in the epigraph। ठीक है, इनमें से कौन सा नोवेल है जिसमें हेमिंगवे ने एपिग्राफ यूज किया है, द लॉस्ट जनरेशन। एपिग्राफ क्या होता है, जो भी वर्क या बुक होती है किसी ऑथर की, उसकी स्टार्टिंग में कोई फ्रेज या कोई नोट या कोई इंट्रोडक्शन यूज करना, जिसे एपिग्राफ बोला जाता है। तो उन्होंने अपने कौन से नोवेल में एपिग्राफ को यूज किया, द लॉस्ट जनरेशन। सो द सन ऑल्सो राइजेस इन, अपने जो सन ऑल्सो राइजेस है इनका नोवेल, इसमें उन्होंने ये एपिग्राफ यूज किया, द लॉस्ट जनरेशन, ठीक है, जो कि इनका फर्स्ट नोवेल माना जाता है। 1926 में ये आया था, और फिस्टा के नाम से ये यूके में पब्लिश हुआ, ठीक है। एनवीएस टीजीटी 2019 में भी ये क्वेश्चन आया है। नेक्स्ट है 26, द अमेरिकन बेसबॉल प्लेयर हु इज सैंटियागो फेवरेट, है ना, अमेरिकन बेसबॉल प्लेयर जो कि सैंटियागो का फेवरेट है, नाम बताना है उसका। ऑप्शन है आपके मैक्सवेल पर्किंस, रेमंड शेपर्ड, जॉय दी मैगियो, ग्रीगेरियो फर्न्स। कौन सा इनका फेवरेट प्लेयर है, तो जॉय दी मैगियो इज द फेवरेट प्लेयर ऑफ सैंटियागो, सो द राइट आंसर इज सी, ठीक है। जॉय दी मैगियो को ही अपना मॉडल मानता है सैंटियागो, क्योंकि इसके फादर क्या थे कि एक फिशरमैन थे, और सैंटियागो भी एक फिशरमैन है। तो जॉय दी मैगियो को ही अपना मॉडल मानता है, और ये पुअर बैकग्राउंड से था, यानी कि सैंटियागो खुद एक पुअर मैन है इसीलिए, ठीक है। तो ये बेसबॉल प्लेयर है अमेरिका का, ठीक है। ये रहा इसका एक्सप्लेनेशन। जॉय दी मैगियो इज द अमेरिकन बेसबॉल प्लेयर हु इज फेवरेट टू सैंटियागो एंड एजिंग क्यूबन फिशरमैन। सैंटियागो इज ए फेमस कैरेक्टर इन द नोवेल द ओल्ड मैन एंड द सी, पब्लिश्ड इन 1952। ही गॉट पुलिट्जर प्राइज फॉर इट 1953 में पुलिट्जर मिला, 1954 में नोबेल प्राइज मिला है। तो मैं बार बार इसे रिपीट कर रही हूँ जिससे याद हो जाए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है 27, द लाइन अ मैन कैन बी डेस्ट्रॉयड बट नॉट डिफीटेड अपीयर्स इन। बहुत ही प्यारी लाइन है ये, कि एक आदमी क्या होता है, डेस्ट्रॉय हो सकता है बट हार नहीं सकता, ठीक है। जब ये जो सैंटियागो है 84 डेज तक बेचारे को कोई फिश नहीं मिलती है, तो उसी को ये लाइन जो है रिप्रेजेंट करती है। तो कहाँ ये अपीयर होती है, कौन से उनके नोवेल में, तो आप समझ गए होंगे, है ना, द ओल्ड मैन एंड द सी में ये जो लाइन है अपीयर होती है। सो द राइट आंसर इज बी, द ओल्ड मैन एंड द सी। और किसको दिखाती है ये, किसके स्ट्रगल को दिखाती है, सैंटियागो के स्ट्रगल को ये लाइन दिखाती है, ठीक है। द ओल्ड मैन एंड द सी इज ए फेमस नोवेल रिटन बाई अर्नेस्ट हेमिंगवे। बहुत सारे क्वेश्चंस इसी नोवेल से हमें देखने को मिल रहे हैं। नेक्स्ट है 28, हेमिंगवे नोवेल अ फेयरवेल टू आर्म्स इज डिवाइडेड इनटू, ठीक है। इनका जो नोवेल है ए फेयरवेल टू आर्म्स, जिसे अभी ऊपर हमने डिस्कस किया था, 1929 में ये आया। इसकी थीम है लव एंड वार, इसकी सेटिंग है इटली,
है ना, इटालियन वार पर ये बेस्ड है। इसे कितनी बुक्स में डिवाइड किया गया है, तो ये 5 बुक्स के अंदर डिवाइडेड है। सो द राइट आंसर इज डी, 5 बुक्स। नेक्स्ट है 29, अर्नेस्ट मिलर हेमिंगवे वाज फ्रॉम, कहाँ से थे ये? पता है कि ये अमेरिकन नोवेलिस्ट हैं, सो ऑफ कोर्स अमेरिका से थे। सो द राइट आंसर इज ए, अमेरिका। नेक्स्ट है 30, व्हेन वाज द नोवेल फॉर हुम द बेल टोल्स पब्लिश्ड बाय अर्नेस्ट हेमिंगवे। ठीक है, ये नोवेल है फॉर हुम द बेल टोल्स, ये भी इनका बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्क है। ये कब पब्लिश हुआ था आपको बताना है। ठीक है, इसके जो ईयर है, पब्लिकेशन ईयर है 1938, 1945, 1948, 1940। सो ये 1940 में पब्लिश हुआ था। सो द राइट आंसर इज डी। ठीक है, और इसका जो मतलब इसका जो टाइटल है ये इन्होंने जॉन डन के वर्क मेडिटेशन से लिया है। ये इंपॉर्टेंट बात है इसकी। नेक्स्ट है 31, विच सिविल वार फॉर्म द बेसिस ऑफ अर्नेस्ट हेमिंगवे नोवेल फॉर हुम द बेल टोल्स। ठीक है, ये जो नोवेल है इनका 1940 में आया, फॉर हुम द बेल टोल्स। ठीक है, 1940, ये हमें डेट इसकी याद रखनी है, पब्लिकेशन ईयर इसकी 1940, और इसका जो टाइटल है इन्होंने डन के मेडिटेशन से लिया है। अब यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि किस वार पर बेस्ड है ये, है ना। ऑप्शंस हैं स्पेनिश सिविल वार, द वर्ल्ड वार 1, वर्ल्ड वार 2, वर्ल्ड वार 1 ही लिखा है, अमेरिकन सिविल वार, तो ये स्पेनिश सिविल वार पर बेस्ड है। सो द राइट आंसर इज ए, स्पेनिश सिविल वार। ठीक है, ये एक्सप्लेनेशन हो गया। रिटन बाय अर्नेस्ट हेमिंगवे इज बेस्ड ऑन द स्पेनिश सिविल वार। सो ऑप्शन इज ए इज करेक्ट। नेक्स्ट यहाँ पे कुछ एग्जाम पॉइंट हैं अर्नेस्ट हेमिंगवे से रिगार्डेड। ठीक है, तो यहाँ फर्स्ट पॉइंट है, हेमिंगवे रिसीव द नोबेल अवार्ड फॉर लिटरेचर इन। सबसे पहला जो पॉइंट है कि इन्हें जो है नोबेल जो प्राइज़ है वो मिला। तो सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 1954 में मिला, और ये भी याद रखना है किसके लिए मिला, दी ओल्ड मैन एंड दी सी। ठीक है, 1954, और विलियम फॉकनर को मिला था 1949 में, तो वो भी हमें याद रखना है, वो भी अमेरिकन नोवेलिस्ट हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पर, विच नोवेल ऑफ हेमिंगवे इज बेस्ड ऑन हिज इटालियन वार एक्सपीरियंसेस। तो मैंने अभी ऊपर बताया था इनका फेयरवेल टू आर्म्स 1929 बेस्ड ऑन इटालियन वार। सो यहाँ पर जो आंसर है आपका लिखा हुआ है ए फेयरवेल टू आर्म्स 1929। नेक्स्ट पॉइंट है, The novel narrates a story of a man's withdrawal from the war into love, a love that ends in futility। यानी कि ऐसा नोवेल जो एक मैन का स्टोरी को क्या नरेट करता है, जिसमें वो क्या करता है कि वार से वो विड्रॉ कर देता है और प्यार में पड़ जाता है एक लेडीज़ के, जो कि एंड होता है इसकी फ्यूटिलिटी में। ठीक है, तो अ फेयरवेल टू आर्म्स। नेक्स्ट पॉइंट है, दिस नोवेल ऑफ हेमिंगवे प्रेजेंट ए स्पेनिश सिविल वार। स्पेनिश सिविल वार किसके अंदर दिखाया गया है, तो ये है फॉर होम द बेल टोल्स 1940। ठीक है, ये यहाँ पर ये वाला जो इनका वर्क है नोवेल, ये स्पेनिश वार पर बेस्ड है। ठीक है, जो कि 1940 में आया। इसका टाइटल जॉन डन के मेडिटेशन से लिया है इन्होंने। ठीक है, इसमें कहानी किसकी है देखते हैं। स्पेनिश सिविल वार स्टोरी वेयर द हीरो रॉबर्ट जॉर्डन की ये कहानी है ना। फाइट एज एन अमेरिकन वॉलंटियर, एक अमेरिकन वॉलंटियर की तरह वो फाइट करता है। ही इज सेंट टू जॉइन गोरिल्ला बैंड इन द माउंटेन नियर सेगोविया टू ब्लो अप ए स्ट्रेटेजिक ब्रिज। ठीक है, जो कि ये पहले एक टीचर था, लेकिन बाद में ये आर्मी को ज्वाइन कर लेता है। फिर गोरिल्ला की तरफ से इसको भेजा जाता है सेगोविया, वहाँ पर इसको एक ब्रिज को नष्ट करवाना होता है। ठीक है, तो ये एक्सपर्ट है इस चीज़ का, इसलिए से भेजा जाता है। फाइनली ही लॉस हिज लाइफ, वो अपनी लाइफ खो देता है इन ए लॉस्ट कॉज। द नोवेल इज द नोवेल फॉर हुम द बेल टोल्स 1940। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पे, विच नोवेल ऑफ हेमिंगवे इज पोस्टुमसली पब्लिश अकाउंट ऑफ हिज अर्ली प्राइसेस डे। ठीक है, पोस्टुमसली कौन सा वर्क इनका पब्लिश हुआ था, तो अ मूवेबल फीस्ट 1964। ठीक है, ये इनका पोस्टुमसली पब्लिश हुआ था। ये जो कि इनका एक मेमोयर है ये इनकी डेथ हो गई थी 1961 में। ठीक है, 1964 में डेथ के बाद ये पब्लिश होता है। नेक्स्ट पॉइंट है, मैन एट वार 1942 इज एन एंथोलॉजी ऑफ वार। ठीक है, मैन एट वार 1942 एक एंथोलॉजी है, लाइक संग्रह है, जिसमें वार स्टोरीज मतलब
संकलित की गई हैं, यानी कि स्टोरीज़ का संकलन मतलब स्टोरीज़ का संकलन है उसके अंदर किया गया है जो कि वार से रिलेटेड है। ठीक है, चोजन एंड इंट्रोड्यूस बाय हेमिंगवे ऑन एन आइडिया सजेस्टेड बाय। तो ये जो आइडिया है ना, ये एंथोलॉजी लिखने का, कि वो एक एंथोलॉजी लिखेंगे जिसमें क्या होगा कि वार की स्टोरी होंगी। 1942 में ये आता है इनका कलेक्शन। ये आइडिया उन्हें किसने दिया था? तो विलियम कॉज लैंको ने उन्हें ये आइडिया दिया था। नेक्स्ट है आई वॉज ऑलवेज एम्ब्रेस्ड बाई द वर्ड सैक्रेड ग्लोरियस एंड सेक्रीफाइस एंड द एक्सप्रेशन इन वेन। हु सैड, किसने कहा था ये? सो ये स्टेटमेंट है हेमिंगवे का। नेक्स्ट है द राइटर ऑफ हेमिंगवे, द राइटर एज आर्टिस्ट इज कार्लोस बेकर। नेक्स्ट है इन दी स्नो ऑफ किलिमंजारो, किलिमंजारो इज ए स्नो कवर्ड माउंटेन। किलिमंजारो मतलब स्नो ऑफ किलिमंजारो एक शॉर्ट स्टोरी है जिसे हेमिंगवे ने लिखा था। ठीक है, जो कि एक स्नो कवर्ड माउंटेन है, यानी बर्फ़ से ढका रहता है। इट्स वेस्टर्न समिट, इसकी जो पश्चिमी चोटी है, इज़ कॉल्ड बाय द मासी, मासी के द्वारा इसको नागाजी नेगी कहा जाता है, नागाजी नेगी कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है नागाजी नेगी इज द नेम ऑफ द वेस्टर्न समिट ऑफ किलिमंजारो। व्हाट इज इट्स मीनिंग? मीनिंग क्या है इसका? द हाउस ऑफ गॉड। ठीक है, इस चोटी को, नागाजी नेगी को भगवान का घर माना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है द हीरो ऑफ फीस्टा इज एन अमेरिकन न्यूज़पेपर मैन वर्किंग इन पेरिस ही इज। ठीक है, जो हीरो है फीस्टा का, फीस्टा यानी द सन ऑल्सो राइजेस, इसका जो हीरो है वो एक अमेरिकन न्यूज़पेपर मैन है जो कि पेरिस में काम करता है, वो है जैक बार्न्स। ठीक है, ये हीरो है इसका जैक बार्न्स जो कि इस स्टोरी को नरेट करता है। नेक्स्ट है दे गॉट ए क्योर फॉर दैट, नो दे हैव नॉट गॉट ए क्योर फॉर एनीथिंग, दीज वर्ड अपीयर इन अ परस्यूट रेस। नेक्स्ट है इन हेमिंगवे शॉर्ट स्टोरीज द मेन कैरेक्टर इज। हेमिंगवे की शॉर्ट स्टोरीज का मेन कैरेक्टर रहता है निक एडम्स। ठीक है, उन्होंने 2 दर्जन से भी ज़्यादा स्टोरीज लिखी जिसमें निक एडम इनका हीरो है जो कि एक फिक्शनल कैरेक्टर है जिसे क्रिएट किया है हेमिंगवे ने अपनी स्टोरीज के लिए। नेक्स्ट है द किलर्स द लाइट ऑफ द वर्ल्ड, फादर एंड सन्स एंड द वे यू विल नेवर वी आर द शॉर्ट स्टोरीज फ्रॉम द पेन ऑफ हेमिंगवे। द बैल इन फॉर whom द बैल टोल्स इज फ्यूनरल बैल। कैसी बैल है ये? फ्यूनरल है। एनी मैन डेथ diminishes me because I am involved in mankind and therefore never sent to know for whom the bell tolls. It tolls for these. Who is the writer? राइटर कौन है इसका? हेमिंगवे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आ गया 32। Which character of Ernest Hemingway novel for whom the bell tolls says the following line? ठीक है, कौन सा कैरेक्टर इस नोवेल का ये लाइन बोलता है? लाइन क्या है? आई एम फॉर द रिपब्लिक, कि मैं रिपब्लिक के लिए हूँ, एंड द रिपब्लिक इज द ब्रिज, और रिपब्लिक क्या है? ब्रिज है। ये लाइन किस कैरेक्टर के द्वारा बोली गई है आपको बताना है। ये नोवेल कौन सा है? फॉर whom द बेल टोल्स। ठीक है, जॉर्डन, राफेल, पिलार, पैब्लो। तो ये पिलार के द्वारा ये लाइन बोली गई है। सो द राइट आंसर इज सी। नेक्स्ट है यहाँ पे 33। मैच द फॉलोइंग कैरेक्टर ऑफ अर्नेस्ट हेमिंगवे नोवेल फॉर होम द बेल टोल्स विद देयर रेस्पेक्टिव डिस्क्रिप्शन। यहाँ पर आपको ये जो है क्रोनोलॉजी यहाँ सेट करनी है। ठीक है, जैसे पिलर है, एंसिलोमो, कास्किन और एल सॉर्डो कौन है? है ना पिलार। पिलार क्या है? पैब्लो मोजर, यानी कि पैब्लो की वाइफ है who has kept the band together in spite of the fact that Pablo has gone bad. Next है Anselmo, an old man, one of the few member of Pablo band whom Jordan trusted. ठीक है, ये कास्किन है। Another Russian Jordan predecessor as demolition man with Pablo's band. He is dead when the book opens. लेकिन ये जब बुक ओपन होती है तब ये उस समय मतलब ये पहले से ही डेड है, बुक शुरू होने के पहले ही इसकी डेथ हो जाती है। नेक्स्ट है जो एल सार्डो है वो लीडर है। अनदर गोरिल्ला बैंड, दूसरी जो वो गोरिल्ला बैंड है उसका ये लीडर है। ठीक है, तो ये इसके ऑप्शन से क्रोनोलॉजी यहाँ पर पूछी गई है। नेक्स्ट है 34। व्हाट प्लेड द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट इन शेपिंग अर्नेस्ट हेमिंगवे लिटरेरी क्रिएशन लाइक फेयरवेल टू आर्म्स।
तो ऑप्शंस हैं आपके एक्सपीरियंसेस ऑफ वार, हिज फ्रेंड एंड रिलेशन, हिज लव अफेयर एंड मैरिज, हिज पावर ऑफ ऑरेटरी। सो एक्सपीरियंसेस ऑफ वार, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इन शेपिंग अर्नेस्ट हेमिंगवे लिटरेरी क्रिएशन लाइक फेयरवेल टू आर्म्स। ठीक है, जो एक्सपीरियंसेस ऑफ वार उनके रहे हैं, उनकी उसकी वजह से, यानी कि वार का जो एक्सपीरियंस रहा हेमिंगवे को, उसकी वजह से उनके जो है बेस्ट लिटरेरी क्रिएशन हुए, जैसे ये फेयरवेल टू आर्म्स है, और भी जो नोवेल है उनके वो वार पर ही बेस्ड हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे 35, द ओल्ड मैन एंड द सी इज ए नोवेल बाय, ये किसके द्वारा लिखा गया है? अर्नेस्ट हेमिंगवे के द्वारा लिखा गया है। सो द राइट आंसर इज ए, विच रिटेन इन 1951। 4 डेट आपको याद रखनी है, 1951, ठीक है, पब्लिश हुआ है 1952, पुलिट्जर प्राइज इसके लिए ही मिलता है इन्हें 1953, एंड नोबेल प्राइज इसी के लिए मिलता है 1954। नेक्स्ट है 36, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट हेमिंगवेज वर्क, इनमें से कौन सा है वर्क है जो हेमिंगवे का नहीं है? ठीक है, द सन ऑल्सो राइजेज, ठीक है, इनका फर्स्ट नोवेल है विच के 1926 में आता है। मोबी डिक नहीं है इनका वर्क। फॉर हुम द बेल टोल्स, ये भी इनका ही है 1940। अ फेयरवेल टू आर्म्स 1929, ये भी इन्हीं का वर्क है। ठीक है, तो मोबी डिक इज द राइट आंसर, ये इनका वर्क नहीं है। नेक्स्ट यहाँ पे कुछ एग्जाम पॉइंट हैं हेमिंगवे को लेके। ईच वन डज वॉट ही कैन, यू कैन डू नथिंग फॉर योर सेल्फ बट परहैप्स यू कैन डू समथिंग फॉर अनदर, इन विच नोवेल डू दीज वर्ड अपीयर, फॉर हुम द बेल टोल्स। नेक्स्ट है द टर्म कोड हीरो इज एसोसिएटेड विद, ये जो टर्म है कोड हीरो किसके साथ एसोसिएटेड है? हेमिंगवे के साथ। नेक्स्ट पॉइंट है दिस नोवेल प्रेजेंट अमेरिकन एक्सपेट्रिएट, ठीक है, अमेरिकन एक्सपेट्रिएट को ये नोवेल प्रेजेंट करता है। इट्स टाइटल इज फ्रॉम एक्लेसिएट फाइंड इट आउट द सन ऑल्सो राइजेज। नेक्स्ट है पैड्रो रोमेरो इज ए यंग बुल फाइटर। पैड्रो रोमेरो क्या है? यंग बुल फाइटर है। ही अपीयर्स इन, ये अपीयर होता है द सन ऑल्सो राइजेज में। ठीक है, जो सन ऑल्सो राइजेज है इसमें है ना जो मैन वोमैन का एक ग्रुप है, जो कुछ उसमें अमेरिकन है, कुछ है ना ब्रिटिश हैं, वो लोग मिलकर एक बुल फाइट को देखने के लिए जाते हैं वहाँ पर। ठीक है, ये लोग इकट्ठे हो जाते हैं, तो पैड्रो रोमेरो वहीं इनको मिलता है, जो कि एक यंग बुल फाइटर है, जिसमें एस्ली ब्रेड जो हमने पढ़ा था यंग सन ऑल्सो राइजेज में करेक्टर है, जो प्रॉमिस्क्यूअस करेक्टर है, वो इससे अट्रैक्ट हो जाती है, फाइनली इसे सेलेक्ट करती है। नेक्स्ट है रॉबर्ट कॉन, जैकोब बार्न्स एंड लेडी ब्रेट, है ना, आ गया उसका नाम लेडी ब्रेट। एस्ले आर दी करेक्टर इन, तो ये करेक्टर कहाँ आपको दिखाई देते हैं? सन ऑल्सो राइजेस के अंदर। दी ओल्ड मैन एंड दी सी सैंटियागो इज, ठीक है, इसमें सैंटियागो है, क्या है? अ क्यूबन फिशरमैन, एक क्यूबन फिशरमैन है। नेक्स्ट पॉइंट है सैंटियागो हैड नॉट कॉट ए सिंगल फिश फॉर 84 डेज, 84 डेज तक उसे एक भी फिश नहीं मिलती। नेक्स्ट है यंग बॉय हु अपीयर्स इन दी ओल्ड मैन एंड दी शी इज मैनोलिन, ठीक है, ये इसका अप्रेंटिस है, यानी इससे प्रैक्टिस लेता है मछली पकड़ने की। नेक्स्ट है इन ऑर्डर, नहीं सॉरी एक और है गया ऊपर, सैंटियागो टॉक ऑफ अमेरिकन बेसबॉल, हिज हीरो इज द ग्रेट डी मैगियो। नेक्स्ट है in order to forget his cut hand and aching back, Santiago recalled the day when men had called him by the title of El Campeon. Next है मार्लिन is 18 feet long. It is एक मार्लिन है जिसे पकड़ता है सैंटियागो, 18 फीट लंबी है। क्या है ये? एक फिश है, एक फिश होती है जिसे मार्लिन इसका नाम है। द ओल्ड मैन एंड द सी वॉज फर्स्ट पब्लिश्ड इन September 1952, ठीक है, लाइफ। The novel The Old Man and the Sea received the Pulitzer Prize for Fiction in 1953. 1953 में मिला था। What do critics call The Old Man and the Sea? क्या कहते हैं critics इसको? A triumph. Next है on the 85th day Santiago rose to the direction of fishes known as Great Wall. नेक्स्ट पॉइंट है अर्नेस्ट हेमिंगवे गॉट नोबेल प्राइज इन लिटरेचर ऑन द बेसिस ऑफ द ओल्ड मैन एंड द सी 1954, किसके बेस पे मिला इन्हें? ओल्ड मैन एंड द सी, यानी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इनका नोवेल है। इसकी कंप्लीट थीम, मतलब कंप्लीट थीम, इसकी जो समरी, सब कुछ याद होना चाहिए।
नेक्स्ट है 37, अर्नेस्ट हेमिंगवे फॉर हुम द बेल टोल्स टेकन इट्स टाइटल फ्रॉम। इसका टाइटल कहाँ से लिया गया, ये मैंने अभी बताया था, जॉन डन का वर्क है मेडिटेशन, वहाँ से लिया गया है ना। सो आंसर आपका हो जाएगा ए, जॉन डन्स डिवोशंस अपॉन इमर्जेंट ओकेजन मेडिटेशन 17, यहाँ से इसका टाइटल इन्होंने उठाया है। ठीक है, ये लिख रहा है पोइट जॉन डन सीरीज ऑफ मेडिटेशन। नेक्स्ट है 38, मैनोलिन इज द नेम ऑफ ए डैश इन हेमिंगवे द ओल्ड मैन एंड द सी। ठीक है, मैनोलिन किसका नाम है, इनके जो नोवेल है इनका हेमिंगवे का, ओल्ड मैन एंड द सी। फिश का नाम है, करेक्टर का नाम है, सिटी का नाम है, या वेपन का नाम है। तो मैंने अभी बताया था ऊपर की जो मैनोलिन है ये अप्रेंटिस है, यानी कि प्रैक्टिस मतलब सीख रहा है सैंटियागो से, तो ये करेक्टर का नाम है। सो द राइट आंसर इज बी। नेक्स्ट है 39, हेमिंगवे नोवेल फॉर हुम द बेल टोल्स इज सेट अगेंस्ट दी, किसके अगेंस्ट सेट है ये, सेकेंड वर्ल्ड वार, स्पेनिश सिविल वार, कोल्ड वार, अमेरिकन वार ऑफ इंडिपेंडेंस। सो ये जो है स्पेनिश सिविल वार के अगेंस्ट सेट है। सो द राइट आंसर इज बी 1940 एंड DSSB 2015 में आया है। ठीक है, नेक्स्ट है पॉइंट है विच वर्क ऑफ हेमिंगवे वॉज कॉल्ड द बाइबल ऑफ लॉस्ट जनरेशन। ठीक है, हेमिंगवे का कौन सा वर्क है जिसे लॉस्ट जनरेशन का बाइबल कहा जाता है। द सन ऑल्सो राइजेज, मैन विदाउट विमेन, अ मूवेबल फीस्ट, द ओल्ड मैन एंड द सी। सो द सन ऑल्सो राइजेज कॉल्ड द बाइबल ऑफ लॉस्ट जनरेशन। सो द राइट आंसर इज ए। ठीक है, इसी में इन्होंने ये एपिग्राफ दिया है, लॉस्ट जनरेशन। नेक्स्ट है 41, द ओल्ड मैन एंड द सी फेच नोबल प्राइज फॉर हेमिंगवे द प्रोटोगोनिस्ट इज। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है इनका ये जो नोवेल है। ठीक है, इसके लिए नोबल प्राइज इन्हें मिला है। इसका जो प्रोटोगोनिस्ट है वो कौन है, तो हमें पता है सैंटियागो इज द सेंट्रल कैरेक्टर ऑफ द नोवेल। सो ऑप्शंस हैं आपके क्यूबन फिशरमैन, एन अमेरिकन फिशरमैन, एन मैक्सिकन फिशरमैन, अ ब्रिटिश नेवल ऑफिसर। सो द राइट आंसर इज ए, अ क्यूबन फिशरमैन। सैंटियागो क्या है, क्यूबन फिशरमैन है। ठीक है, यहाँ पर कुछ एग्जाम पॉइंट हैं, इन्हें भी हम देख लेते हैं। आई विश आई हैड द बॉय टू हेल्प मी एंड टू सी दिस हु सैड, किसने कहा है, ये सैंटियागो का स्टेटमेंट है। ठीक है, वो लड़का इनके साथ रहता है ना सैंटियागो के, मैनोलिन, उसी को लेके कहा है। विच फिश डज सैंटियागो ईट इन द डीप सी, कौन सी फिश खाते हैं वो, टूना फिश। नेक्स्ट है यहाँ पर पॉइंट, आई लव यू एंड रेस्पेक्ट यू वेरी मच बट आई विल किल यू डैड बिफोर दिस डे एंड, हु सैड एंड टू हुम, कौन कहता है और किससे कहता है, सैंटियागो कह रहे हैं, फिश से कह रहे हैं कि मैं तुम्हें। नेक्स्ट है हाउ ओल्ड आर यू, इज दिस योर फर्स्ट ट्रिप, टू whom does सैंटियागो रेफरिंग दिस। ये जो लाइन है ये यहाँ पर जो सैंटियागो है किसे रेफर कर रहा है, वार्ब्लर अ बर्ड, एक चिड़िया से वो यहाँ पर बात कर रहे हैं। नेक्स्ट है इन द इवेंट ऑफ सक्सेस सैंटियागो वोज फॉर मेकिंग ए पिलग्रिमेज टू वर्जिन द कोबरा। नेक्स्ट पॉइंट है सैंटियागो इज सक्सेसफुल, सैंटियागो सक्सेसफुल यानी सफल हो जाता है, टू किल द कैप्टिव फिश ऑन, जो कैप्टिव फिश है जिसे पकड़ा है उसने, उसे किस दिन मारने को, मतलब किस दिन उसे मारने में वो सफल होता है, द 87th डे। नेक्स्ट है मैन इज नॉट मेड फॉर डिफीट, ए मैन कैन बी डेस्ट्रॉय बट नॉट डिफीटेड, हु सैड, सेंटियानो। ठीक है, सेंटियानो कहता है कि एक मैन है वो हारने के लिए नहीं बना, एक मैन डेस्ट्रॉय हो सकता है बट हार नहीं सकता। सेंटियानो की बहुत प्यारी ये लाइन है। नेक्स्ट है स्ट्रगल बिटवीन सैंटियागो एंड मर्लिन सिंबलाइज, यो स्ट्रगल चलता है मर्लिन जो फिश है और सैंटियागो का, वो किसको सिंबलाइज करता है, द स्ट्रगल ऑफ मैनकाइंड अगेंस्ट नेचर, जो मैनकाइंड है उसका नेचर से जो संघर्ष है इसे दिखाता है। नेक्स्ट है निकनेम पापा, हेमिंगवे वॉज पार्ट ऑफ द 1920s एक्सपेट्रिएट community in Paris known as the Lost Generation as described in his memoir entitled A Movable Feast। तो इनको एक निकनेम दिया गया था पापा,
हीमिंगवे को। नेक्स्ट पॉइंट है हीमिंगवे मैरिड, इनकी शादी होती है किससे, मतलब कितनी बार होती है, 4 टाइम इनकी शादी हुई, यानी 4 वाइफ है इनकी। नेक्स्ट है हीमिंगवे प्रोटागोनिस्ट आर टिपिकली स्टोइक मेल हु मस्ट शो ग्रेस अंडर प्रेशर। नेक्स्ट है हीमिंगवे फर्स्ट राइटिंग एक्सपीरियंस वॉज राइटिंग फॉर ट्रैपेज एंड टबूला। Next, at the age of 18, he began his writing career as a cub reporter for the Kansas City Star। ठीक है, यहाँ के लिए उन्होंने फर्स्ट अपना जो कैरियर शुरू करा द कैंसा सिटी स्टार। ठीक है, एज ए जर्नलिस्ट यहाँ पे ये काम करते थे। नेक्स्ट है हीमिंगवे वॉज अवॉर्डेड फ्रॉम द इटालियन गवर्नमेंट फॉर ड्रैगिंग ए वुंडेड इटालियन सोल्जर सेफ्टी इन स्पाइट ऑफ हिज ओन इंजरी। द नेम ऑफ द अवार्ड इज सिल्वर मेडल ऑफ मिलिट्री वैलर मेडेग्लिया आर्गेंटो। नेक्स्ट अब यहाँ पे क्वेश्चन आ गया हमारा 42। व्हाट वाज अर्नेस्ट हीमिंगवे रोल इन वर्ल्ड वॉर फर्स्ट, क्या रोल था इनका। ऑप्शंस हैं आपके कॉर्पोरल, मैरिन, फ्लाइट लेफ्टिनेंट, एम्बुलेंस ड्राइवर। तो ये जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर है इसमें इन्हें एम्बुलेंस ड्राइवर का रोल मिल गया था। ठीक है, पहले इन्होंने ये आर्मी में बहुत स्टार्टिंग से ही जाना चाहते थे, बट इन्हें रिजेक्ट कर दिया गया था क्योंकि इनकी जो पुअर आइट साइट की वजह से, इनकी जो आँख थी ना वो डिफेक्टेड थी, वीक थी, इसकी वजह से इन्हें मतलब रिजेक्ट कर दिया गया था। लेकिन फाइनली जब वर्ल्ड वॉर फर्स्ट होता है तो उन्हें ये अपॉर्चुनिटी मिल जाती है वार में जाने की, चाहे वो भले ही एज ए ड्राइवर मिलती है, लेकिन वो एम्बुलेंस ड्राइवर इसमें पार्ट लेते हैं फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में। नेक्स्ट है 43। विच नोवेल गॉट अर्नेस्ट हीमिंग द पुलिट्जर प्राइज। तो वही है ये, उन्हें पुलिट्जर प्राइज मिला किस नोवेल के लिए, तो द ओल्ड मैन एंड द सी इज मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क। सो द राइट आंसर इज बी। 44। व्हेन डिड अर्नेस्ट हीमिंगवे गेट द नोबेल प्राइज, कब मिला उन्हें, 1954 में मिला, और वर्क तो पता ही है द ओल्ड मैन एंड द सी के लिए मिला। सो द राइट आंसर इज डी। यहाँ पर एग्जाम पॉइंट है। Whose wife disliked Hemingway from the beginning? फिट्जराल्ड वाइफ जेल्डा, ये इनको डिसलाइक करती थी। नेक्स्ट है whose wife called Hemingway bogus and pony as a rubber check and accused her husband of having an affair with him? फिट्जराल्ड वाइफ जेल्डा। Which novel took Hemingway only 6 weeks to finish at his favorite restaurant in Montparnasse ले क्लोजरी डैस लिलाज। यहाँ पर इन्होंने 2 हफ्ते में ही अपना नोवेल फिनिश कर लिया था, द सन ऑल्सो राइजेस। ठीक है, ये इनका फर्स्ट नोवेल है 1926। नेक्स्ट है पब्लिश इन 1929। दिस नोवेल प्रेजेंट द रोमांस बिटवीन फ्रेडरिक हेनरी इन एन अमेरिकन सोल्जर एंड कैथरीन बार्कले अ ब्रिटिश नर्स। द नोवेल इज हैवीली ऑटोबायोग्राफिकल। द प्लॉट इज इंस्पायर्ड बाय हिज रिलेशनशिप विद सिस्टर वॉन क्रोवस्की इन मिलान। फाइंड इट आउट, कौन सा नोवेल है ये, अ फेयरवेल टू आर्म्स। नेक्स्ट पॉइंट है यू कैन राइट एनी टाइम, पीपल विल लीव यू alone and not interrupt you, or rather you can if you will ruthless enough about it. What the best writing is certainly when you are in love. Who said, किसका स्टेटमेंट है ये। सो ऑफ कोर्स हीमिंगवे पढ़ रहे हैं तो हीमिंगवे का ही होगा। हीमिंगवे। नेक्स्ट है डेथ इन द आफ्टरनून इज ए बुक अबाउट। ठीक है, ये बुक है डेथ इन आफ्टरनून इज ए बुक अबाउट, किसके बारे में, बुल फाइटिंग के बारे में है इनकी बुक। नेक्स्ट है पैम्प्लोना फीस्टा ऑफ 1925 इज ए फिक्शनलाइज्ड इन द सन ऑल्सो राइजेज 1926। हु इन्फ्लुएंस हीमिंगवे इन हिज राइटिंग ऑन स्पेन, किसको मतलब किसने प्रभावित किया था हीमिंगवे को, टी हल्मे, इन्होंने इन्हें प्रभावित किया था। नेक्स्ट है 1938 अलॉन्ग विद हिज ओनली फुल लेंथ प्ले एंटाइटल्ड द फिफ्थ कॉलम 49 स्टोरीज वर पब्लिश इन द कलेक्शन। ठीक है, केवल सिंगल इनका एक प्ले था और बाकी इनकी स्टोरीज थी इसके अंदर, है ना, वो कलेक्शन का नाम बताना है, द फिफ्थ कॉलम एंड द फर्स्ट 49 स्टोरीज। तो इनकी जो फर्स्ट 49 स्टोरीज हैं इस कलेक्शन के अंदर आई जिसका नाम है द फिफ्थ कॉलम।
नेक्स्ट है द टाइटल ऑफ द नोवेल फॉर हुम द बेल टोल्स इज फ्रॉम, है ना। इसका टाइटल उन्होंने कहाँ से लिया, तो मैंने बताया जॉन डन का मेडिटेशन है, वहाँ से ये टाइटल लिया गया है ना। पेनल्टीमेट पैराग्राफ ऑफ जॉन डन मेडिटेशन 17। अर्नेस्ट हेमिंगवे वॉज अवॉर्डेड नोबल प्राइज फॉर द नोवेल। किस नोवेल के लिए नोबल प्राइज मिला, ये तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया है। द ओल्ड मैन एंड द सी। नेक्स्ट है 46 द करेक्टर रॉबर्ट जॉर्डन फिगर्स इन। ये करेक्टर रॉबर्ट जॉर्डन इनके कौन से नोवेल में अपीयर होता है। ऑप्शंस हैं आपके फॉर हुम द बेल टोल्स, द ओल्ड मैन एंड द सी, इन अवर टाइम्स, ए फेयरवेल टू आर्म्स। तो ये फॉर हुम द बेल टोल्स में अपीयर होता है, सो द राइट आंसर इज ए। एंड 1940 में ये आता है। ये पहले एक टीचर था, अमेरिकन टीचर, बाद में ये जो है आर्मी ज्वाइन कर लेता है रॉबर्ट जॉर्डन। नेक्स्ट है 47 कैथरीन बार्कले इज ए करेक्टर फ्रॉम अर्नेस्ट हेमिंगवे फेमस नोवेल, विच वन इज इट। कौन से नोवेल में है ये कैथरीन बार्कले। ओल्ड मैन एंड द सी, फॉर हुम द बेल टोल्स, फॉर फेयरवेल टू आर्म्स, इन आवर टाइम। सो फेयरवेल टू आर्म्स इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है 48 अर्नेस्ट हेमिंगवे विजिटेड स्पेन ड्यूरिंग द सिविल वार एंड यूटिलाइज्ड हिज एक्सपीरियंसेस इन दी बुक। ठीक है, स्पेन इन्होंने विजिट किया था, सिविल वार चल रहा था उस समय, तो अपने जो एक्सपीरियंस हैं इनके सिविल वार के दौरान जो इनको हुए, वो इन्होंने अपने कौन सी बुक में पब्लिश किए हैं। तो ये है फॉर हुम द बेल टोल्स, ये इनका सिविल वार पर बेस्ड है स्टोरी। नेक्स्ट है 49 व्हाट इज द नेम ऑफ द हीरो हेमिंगवे द ओल्ड मैन एंड द सी। इसका हीरो कौन है, सैंटियागो इज द हीरो ऑफ द ओल्ड मैन एंड द सी, सो द राइट आंसर इज बी। नेक्स्ट है 50 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। अर्नेस्ट हेमिंगवे कमिटेड सुसाइड, तो पहला स्टेटमेंट ही करेक्ट है, क्योंकि इन्होंने क्या किया था, सुसाइड, अपने शॉर्ट गन से अपने आप को सुसाइड कर लिया था इन 1961 में। 1961 में इनकी डेथ हो गई थी 2 जुलाई। ठीक है, 2 तारीख को इन्होंने अपने आप को सुसाइड, मतलब गन से, शॉर्ट गन से इन्होंने अपने आप को मार लिया था। ठीक है, ये हो गया इनका अर्नेस्ट हेमिंगवे, ये इनका डेट ऑफ बर्थ है 1898 टू 1961। गॉट नोबल प्राइज फॉर लिटरेचर 1954। ही बॉट ए हाउस इन कैचमिडाहो वेयर ही कमिटेड सुसाइड, वहाँ अपने घर में इन्होंने कमिटेड, मतलब सुसाइड कर ली इन द समर ऑफ 1961। नेक्स्ट है 51 हेमिंगवे फेयरवेल टू आर्म्स इज सेट इन। ये इसकी सेटिंग बतानी है, इनका जो नोवेल है ना, ये फेयरवेल टू आर्म्स, इसकी सेटिंग है इटली, है ना, इटालियन वार पर ही तो बेस्ड है। ये 1929 में आया था, जिसकी थीम है लव एंड वार। नेक्स्ट है 52 अर्नेस्ट हेमिंगवेज मैन एट वार इज। ये क्या है इनका, तो इनका एक शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन है। ठीक है, शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन है विच केम इन 1942। 1942 में आया, शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन है, इसमें बहुत सारी वार स्टोरीज इन्होंने संकलित की हैं। तो नोबल ऐसे कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरीज, सो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है 53 सैंटियागो इज द हीरो ऑफ हेमिंगवेज नोवेल। अभी बार बार आ रहा है ये क्वेश्चन, कितने एग्जाम में ये पूछा गया है। सैंटियागो किस नोवेल का हीरो है, तो द ओल्ड मैन एंड द सी। ठीक है, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है 54 विच वर्क वॉज लेफ्ट इनकम्प्लीट बिकॉज ऑफ हेमिंगवे सडन डेथ, है ना। इनका कौन सा वर्क है जो अनकम्प्लीट रह गया क्योंकि इनकी डेथ हो गई, इन्होंने सुसाइड कर लिया था। तो ऑप्शंस है आइलैंड इन द स्ट्रीम, अ मूवेबल फीस्ट, द गार्डन ऑफ ईडन, द डेंजरस समर। सो गार्डन ऑफ ईडन इज अन इनकम्प्लीट वर्क ऑफ हेमिंगवे, सो द राइट आंसर इज सी, द गार्डन ऑफ ईडन। नेक्स्ट है 55 विच ऑफ द फॉलोइंग नोवेल ऑफ हेमिंगवे डील्स विद द एक्चुअल डिसअपॉइंटिंग एक्सपीरियंसेस ऑफ लव एंड वार। ठीक है, ऑप्शंस हैं आपके फेयरवेल टू आर्म्स, टू हैव एंड हैव नॉट, अक्रॉस द रिवर एंड इनटू द ट्रीज, द सन ऑल्सो राइजेज। सो सी इज द राइट आंसर।
नेक्स्ट है 56, फ्रेडरिक हेनरी द हीरो ऑफ हेमिंगवेज नोवेल फ्रेडरिक हेनरिक अ फेयरवेल टू आर्म्स इज ए ड्राइवर इन, ठीक है, ये हीरो है इनका जो नोवेल है फेयरवेल टू आर्म्स, कहाँ ड्राइवर था ये, सो ये इटालियन आर्मी में ड्राइवर था, सो ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है 57, हु इज़ द ओल्ड मैन इन द ओल्ड मैन एंड द सी, ओल्ड मैन मतलब ओल्ड मैन एंड द सी में ओल्ड मैन कौन है, तो सैंटियागो है, ठीक है, ऑप्शन है यहाँ पे सेबेस्टियन, सैंटियागो, एंटोनियो, फर्डिनेंड, सो बी इज द राइट आंसर, सैंटियागो। नेक्स्ट है यहाँ पर काउंट ग्रैफ इज द करेक्टर इन हेमिंगवे, काउंट ग्रैफ हेमिंगवे के कौन से नोवेल में अपीयर होता है आपको बताना है, ठीक है, ऑप्शन है यहाँ पे आपके ओल्ड मैन एंड द सी, फॉर whom the bell tolls, a farewell to arms, the sun also rises, so C is the right answer, a farewell to arms में ये अपीयर होता है। नेक्स्ट यहाँ पर लास्ट एग्जाम पॉइंट है, इन अवर टाइम मैन विदाउट वुमेन विनर टेक नथिंग ओल्ड मैन एट द ब्रेज ऑन द क्वाई एट सिमरना हिल्स like white elephant, one reader write the killer, a clean well lighted place, the short happy life of Francis Macomber, the snow of Kilimanjaro are the famous story from the pen of, ये famous story है ना Kilimanjaro, short story है 1936 में आई, हेमिंगवे के द्वारा लिखी गई है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है विच नोवेल ऑफ हेमिंगवे कुड नॉट बी फिनिश्ड, ठीक है, यानी अनकम्प्लीट वर्क कौन सा है उनका मतलब बताना है। द गार्डन ऑफ ईडन, ये इनका हेमिंगवे का अनकम्प्लीट है। नेक्स्ट है द गार्डन ऑफ ईडन वॉज पब्लिश पोस्थुमसली इन ए मच एब्रिज्ड फॉर्म इन 1986, ठीक है, एब्रिज्ड फॉर्म में यानी कि शॉर्ट फॉर्म में ये पब्लिश हुआ था इनके मरने के बाद। द सी इन बीइंग वॉज लेटर पब्लिश्ड इन 1952 एज, तो द सी इन बीइंग जो कि ओरिजिनल टाइटल है द ओल्ड मैन एंड सी का, ये बाद में कब पब्लिश हुआ है 1952 में। हेमिंगवे प्लान टू राइट ए ट्रायलॉजी, एक ट्रायलॉजी प्लान की थी इन्होंने कि वो एक ट्रायलॉजी लिखेंगे दैट वुड कंप्राइज, जिसमें क्या होगा द सी व्हेन यंग, द सी व्हेन एब्सेंट, द थर्ड नोवेल वॉज द सी इन बीइंग, यानी कि वो एक ट्रायलॉजी लिखेंगे, ये प्लान किया था उन्होंने जिसके 3 पार्ट होंगे, द सी व्हेन यंग, ठीक है, द सी व्हेन एब्सेंट, द थर्ड है द सी इज बीइंग। नेक्स्ट है द सेटिंग ऑफ द नोवेल अक्रॉस द रिवर एंड इनटू ट्रीज, पोस्ट वर्ल्ड वार सेकेंड वेनिश। नेक्स्ट है कर्नल कैंटवेल एंड रेंटा अपीयर इन, ये कहाँ अपीयर होते हैं अक्रॉस द रिवर एंड इनटू द ट्रीज 1950। नेक्स्ट है सम अमेरिकन न्यूज़पेपर पब्लिश मिस्टेकनली द ऑब्यूचरी ऑफ एन अमेरिकन नोवेलिस्ट थिंकिंग ही वॉज नो मोर, हु वॉज द नोवेलिस्ट, हेमिंगवे। who could not go to Stockholm to accept his Nobel Prize, ये अपने जो है नोबल प्राइज़ लेने नहीं गए थे स्टॉकहोम, ठीक है, हेमिंगवे। हेमिंगवे वॉज अ हैवी ड्रिंकर, है ना, ड्रिंकर थे ये, अच्छी खासी शराब पीते थे। नेक्स्ट है बुल्स डोंट रन रिसीव बुल्स ऑफ 25 डोंट मैरी ओल्ड वुमेन ऑफ 55 एंड एक्सपेक्ट to be invited to dinner, bulls do not get you cited as correspondent in society, divorce trial, bulls don't borrow money, bulls are edible after they have been killed, this is form a edible after they have been killed, this is form a letter about why bulls are better than literary critics, who is the writer and to whom it was sent, ठीक है, इसका राइटर कौन है, हेमिंगवे इन हिज लेटर टू इजरा पॉन्ड, लेटर लिखा था उन्होंने इजरा पॉन्ड के लिए, उसमें लिखा था उन्होंने। नेक्स्ट है फ्रेडरिक हेनरी एंड कैथरीन अपीयर इन, तो ये मैंने बता दिया, ये फेयरवेल टू आर्म्स में अपीयर होते हैं, ये कैथरीन और फ्रेडरिक लव स्टोरी है। फ्रेडरिक हेनरी द हीरो ऑफ हेमिंग्वे नोवेल ए फेयरवेल टू आर्म्स इज एन एम्बुलेंस ड्राइवर, कहाँ ड्राइवर था ये, इटालियन वार, ठीक है, ये एक ऑटोबायोग्राफिकल नोवेल है जिसमें उन्होंने अपनी ही स्टोरी के मतलब सारे जो एलिमेंट हैं हेमिंगवे की रियल लाइफ से मिलते जुलते हैं। सो गाइज दिस इज ऑल अबाउट अर्नेस्ट हेमिंगवे, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।